नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। जिस चीज़ का बहुत दिन से इंतज़ार था, आखिरकार वो काम हो ही गया। लालू जी के घर सीबीआई कब पहुंचती है, ये सबको इंतज़ार था और लालू जी के घर सीबीआई पहुंच गई और उसने अपना काम शुरू कर दिया। सीबीआई लालू जी के घर बहुत पहले ही पहुंचती, जैसी कि खबरें उस ज़माने में उड़ा करती थी, जब नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ा नहीं था और भाजपा के साथ वो मुख्यमंत्री थे। तभी तक उसी समय ये बातें चल रही थी कि कब वो भाजपा को छोड़ करके और वापस लालू जी के पास चले जाएंगे। इस काम को रोकने के लिए उस जमाने में खबरें उड़ी थी कि लालू यादव के घर कभी भी सीबीआई का छापा पड़ सकता है, ताकि नीतीश कुमार इस डर से या जो भी वजह हो इस भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन को न तोड़े। बहरहाल नीतीश कुमार भी पुराने चावल हैं। उन्होंने ये सब चीज़ों के जब मन बना लिया उन्होंने, और उसके साथ ही साथ उन्होंने अगले कदम का भी मन बना लिया, तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं सोचा और वो लालू यादव के पाले में चले गए। जाहिर सी बात है, लालू यादव भी पुराने आदमी हैं, इमरजेंसी के ज़माने के आदमी हैं, तो उन्होंने भी सारे इस कदम के क्या परिणाम हो सकते हैं, परिणाम दुष्परिणाम हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने भी सोचा होगा। और ये कुल मिला करके ये नया गठबंधन बना। और आप लोगों को याद होगा कि तेजस्वी यादव ने उसी समय कहा कि भाई सीबीआई वाले और ईडी वाले चाहे तो हमारे घर ही में ऑफिस खोल लें, हमें उसका कोई डर नहीं है, ये रोज का काम है। यही चीज़ राबड़ी देवी ने भी छापे के दौरान कल कही। जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा ये सब हमारे यहाँ होता रहता है, कोई परेशानी की बात नहीं। अब यहाँ पर एक बात मैं और बता करके आगे की बात करूँगा कि जो आदि चाणक्य थे, जो भारतीय राजनीति में एक ही तो चाणक्य हुए हैं, बाकी सब तो जितने चाणक्य हैं वो सब जबरदस्ती चाणक्य बनते हैं। तो चाणक्य ने एक बार कभी कहा था कि दुश्मन को दीवार तक कभी नहीं ले जाना चाहिए, वरना फिर वो पलट के वार करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आजकल के जो चाणक्य साहब हैं, उनको लगता है कि अपने आदि चाणक्य की ये सीख नहीं याद रही, या ये कह लीजिए कि सीख याद भी होगी तो सत्ता पद में आदमी बहुत सी चीज़ें भूल जाता है। तो वो इस चीज़ को भूल गए और उन्होंने आखिरकार, मैं बात अमित शाह की कर रहा हूँ, और उन्होंने आखिरकार सीबीआई का छापा लालू यादव के घर भी पड़वा दिया। हो सकता है कि सीबीआई जहाँ जहाँ छापा मार रही है वहाँ अनियमितताएं हों। भारतीय राजनीति का जो हाल हो गया है उसमें ये कहना कि नेता दूध के धुले, ये भी उचित नहीं है। लेकिन ये भी उचित नहीं कि सारे के सारे विपक्ष के नेता ही इतने बेईमान है कि उनके यहाँ सीबीआई पहुंचे। नेताओं में बेईमानी सभी दलों में है, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी में भी होगी, अगर जांच की जाए तो वहाँ भी मिलेगी। लेकिन अगर सीबीआई छापा केवल विपक्ष पे ही मार रही तो सीधी सी बात है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर विपक्ष को कुचलने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। न केवल इतना ही, बल्कि सीबीआई तो और ईडी तो खैर एक हथियार है जो सारे विपक्षियों पे एक एक करके चले जा रहे हैं। उसके अलावा भी जैसे मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई और शिवराज सिंह की सरकार दोबारा आई, और क्या नाम है वहाँ पर महाराष्ट्र का खेल तो आप सब लोगों ने देखा ही, किस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई और शिंदे साहब को नया खड़ा किया गया, शिवसेना में भी बंटवारा करा दिया, वो सब हो रहा है। तो अब कोई भी कॉमन मैन इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि इन सब चीज़ों के पीछे जो छिपी मंशा है उसको न समझ सके। अब एक जाहिर सी बात है कि ये भी है कि भाई कौन सी सत्ता ऐसी जो दोबारा या तिबारा सत्ता में नहीं आना चाहती, वो भी एक मानवीय वो है, स्वभाव है। लेकिन ये कि जो अगर आप आउट ऑफ द वे जाकर के सत्ता में वापस आना चाहते हैं या बने रहना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है इस समय इंदिरा गांधी को याद कर लेना नामुनासिब नहीं होगा। बहुत पुरानी बात नहीं है, सारी बातें हाल ही की हैं, सब जानते भी हैं। तमाम वजहों से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, जो कि एक तरीके से जनता को नहीं पसंद थी, और वो चाहती तो उसको अवॉइड कर सकती थी। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी का भी अपना पक्ष था, लेकिन बहरहाल इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उसके बाद वो बुरी तरीके से चुनाव हारी। एक भी मैं और यहाँ कहूँगा, जैसा मैंने पढ़ लिख रखा है, कि इमरजेंसी हटाने के पहले उन्होंने आईबी से रिपोर्ट मांगी थी, बताओ हमारे महान पक्ष में क्या माहौल है। तो सीधी सी बात है, आईबी ने उनसे कहा कि नहीं, आप इमरजेंसी हटा के चुनाव लड़िए, आप फिर जीत जाएंगी। अब जाहिर सी बात है, सत्ता के सामने कौन मुंह खोले, हो सकता है आईबी को पता भी रहा हो, लेकिन ये कि
उसने कहा कि भाई ठीक है, इनको जो रिपोर्ट ये इनको पसंद है वो रिपोर्ट दे दो। बहरहाल उसमें इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। अब यह है कि वो तो इंदिरा गांधी थी और उनके पक्ष में कमियां कम थी, अच्छाइयां ज़्यादा थी, इस वजह से दोबारा चुनाव जीती और सन 84 तक वो रही। अब इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है कि होता क्या है कि एक, जैसे मैं यहीं पर मैं सोनिया गांधी का जिक्र करूंगा, उनका भी जिक्र आ ही जाता है कि जैसे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उसके ज़माने में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो उन्होंने एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक तरीके से उस आंदोलन से निपटने की कोशिश की। अन्ना जी से बातचीत की, सारी बातें की उन्होंने, जितने आंदोलनकारी थे वो, जबकि वो चाहती थी कि चाहती तो उसी तरीके का दमनकारी रवैया अपना सकती थी जैसा कि आजकल की सरकार अपना रही है। और उस जमाने के जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, जो उन्होंने रामदेव पे हमला बोला, तो वो चिदम्बरम इसी ओपिनियन के थे कि इनसे निपटने के लिए सत्ता बल का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहरहाल उन दोनों ने ऐसा नहीं होने दिया। उसका नतीजा भी उनके सामने आया। तो किसी भी चीज़ से निपटने के जो कानून सम्मत तरीके हैं, उन तरीकों का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार दो बार तो आप, या तीन बार तो कॉमन मैन इसको त्रुटि मानता है कि भाई सरकार की तरफ से भी गलती हो सकती है, लेकिन जब ये पैटर्न बन जाता है तो इतना बेवकूफ़ कॉमन मैन भी नहीं कि वो इस पैटर्न को न समझे। अब आते हैं बात, तीसरी बात करते हैं। बात जहाँ से शुरू हुई थी, नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ हाथ मिलाया और नई सरकार बनाई, और उसी समय उन्होंने कह दिया कि अब मोदी जी अपने बारे में सोचें, हमारे बारे में न सोचें। तो एक तो ये खींच रही होगी कि जो जैसा भारतीय जनता पार्टी का तरीका रहा है कि पहले क्षेत्रीय पार्टियों से हाथ मिला के अपने आप को मजबूत करना और बाद में उनको नेस्तनाबूद कर देना, जैसा उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ भी किया और वहाँ भी मध्य प्रदेश में भी किया। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब नीतीश कुमार इतना कह के अलग हुए तो ये तो उसी समय से तय, और उसके तय था कि अब कुछ न कुछ यहाँ पर होगा, जो कल हो गया, सीबीआई का छापा पड़ गया। और उसके बाद जो पूरा बिखरा हुआ विपक्ष था, बिखरा हुआ जैसे कांग्रेस भी थी या जो बाकी का भी विपक्ष है, उस बिखरे हुए विपक्ष में सबसे सार्थक कोशिश अगले स्टेप के तौर पे भी नीतीश कुमार ने कर दी। धर्म को जाति से काटने का फार्मूला उन्होंने जल दिया और अपने यहाँ जातिगत जनगणना की शुरुआत करा दी, जिसका आफ्टर इफेक्ट उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगा। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब आप योगी जी का थोड़ा जुझलाया हुआ वक्तव्य देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका प्रभाव, जातिगत जनगणना का प्रभाव पड़ने लगा है। यह अंदाजा सत्ता पक्ष को होने लगा है कि हमको काटने के लिए शुरुआत हो चुकी है। अब एक बात और कह के मैं बात खत्म करूंगा कि जो पूरा बिखरा हुआ विपक्ष था, उस पूरे, और जिसके की जल्दी ही एकजुट होने की संभावना या बहुत कम दिख रही थी, और शायद अगर मोदी जी ने इस कदर ताबड़तोड़ छापे वगैरह सब न मार होते तो वो शायद बिखरा ही रहता और शायद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी जाते। लेकिन जो काम उन्होंने किए उसका जो रिपरकशन हुआ, उसका रिपरकशन में हुआ कि पहले तो जो नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी के दल थे जितने क्षेत्रीय, उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी छापों वगैरह के विरोध में, और अब कांग्रेस भी बड़ी संजीदगी से उनके साथ आने के बारे में सोच रही है। और ये पूरी बात उठने लगी कि कांग्रेस और बाकी जितने क्षेत्रीय दल है वो मिलकर के मोदी जी का सामना करें, यानी अगले जो आम चुनाव है उसमें वो मिल करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ें। और उद्धव ठाकरे ने भी शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है, और अभी हाल ही में जो उनकी रैली हुई थी उसमें जो जन सैलाब उमड़ा था वो तो भला सोशल मीडिया के गुर्द दिख गया, अदरवाइज मुख्य धारा की मीडिया तो ये सब दिखाता ही नहीं। वो जन सैलाब जो था, मेरा ख्याल है कि शायद बाल ठाकरे साहब भी उतना भयानक जन सैलाब को उन्होंने नहीं संबोधित किया हुआ जितना उद्धव ठाकरे ने किया। अब उद्धव ठाकरे उस जन सैलाब की बात माने अगर, तो उद्धव ठाकरे अब एक वहाँ की एक इस्टेब्लिश ताकत है जो कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर के एक वहाँ नया चमत्कार कर सकते हैं जैसा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं फिलहाल यही कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन दो ब्लंडर नरेंद्र मोदी की सरकार कर चुकी है, जो अगर वो न करती तो शायद हो सकता है वो तीसरी बार भी सत्ता में आ जाती, जैसा माहौल इन सब लोगों ने मिलकर बना दिया है। एक तो तड़ातड़ ताबड़तोड़ छापे मार करके विपक्ष का उत्पीड़न, और दूसरे ये सरकारी, जाहिर सी बात है अमूमन ऐसा होता है कि जब आप सरकार में रहते हैं तो आपको नीचे की बातें नहीं पता चलती, जैसे इंदिरा गांधी को नहीं पता चली थी। तो हो सकता है कि उनकी मशीनरी नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को कुछ और ही सूचनाएं दे रहे हो कि साहब आप ये हैं, लेकिन फिलहाल जो हरकतें हो रही हैं और जो काम किए जा रहे हैं उससे ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है
कि विपक्ष अगर मिल करके नरेंद्र मोदी जी का सामना करेगा, तो जब उस सामने के जब सम्मिलित विपक्ष के सामने इंदिरा जी जैसी अपराजेय महिला नहीं टिकी, तो नरेंद्र भाई मोदी की कोई बिसात नहीं है इंदिरा जी के सामने। उनको भी हो सकता है कि वही दिन देखना पड़े जो इंदिरा गांधी ने देखा। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि इंदिरा गांधी की तो वापसी फिर हुई, क्योंकि वो दरअसल बताबिल महिला थी, कुछ गलतियां उनसे हुई, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की वापसी फिर होना संभव नहीं है। इतना कहने में मुझे संकोच नहीं है। बाकी आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको देखिए, शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको और भी इसी तरीके की बातें, इनमें थोड़ा बहुत इतिहास है, थोड़ी बहुत राजनीति है, ये सब आपको बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।